आई वाज कंसीडरिंग माई सेल्फ कि यार मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। जब मैं यूएन कमेटी के अंदर जाके बैठा ना तो देयर वाज आई वाज जस्ट ब्लैंक। आई गेस 2021 में खाली 3 लोगों को मिला था। 2021 के अंदर जाके मुझे पता चला कि सोसाइटीज एग्जिस्ट करती है। अगर आप एमयूएन के एम्बेसडर बनते हो ना तो योर टास्क इज टू गैदर द पर्टिकुलर ऑडियंस। इसीलिए मुल्क छोड़ने क्योंकि उनके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ की अवेयरनेस नहीं है। तो चैट जीपीटी खाली एआई का पार्ट नहीं है। सबसे पहला सवाल मैं ये पूछूंगी तुमसे कि तुम्हारी एमयूएन जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, मतलब बिल्कुल फर्स्ट स्टेप कहाँ से तुम्हें एक्सपोजर मिला, तुम्हें किसने बताया? स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से, या यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम हुआ? पहला एक्सपीरियंस कैसा था? तो सबसे पहले तो जो है ना एमयूएन स्टार्ट किया था बैक इन 2016 और बैक इन 2017। सो ये आई गेस दैट वाज द बीकन हाउस के अंदर होता था। सो मेरा जो बैकग्राउंड था, जो मेरा स्कूलिंग थी वो थी थोड़ी सी इस्लामिक टाइप की, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना देयर वाज गाय जो कि मेरे स्कूल में था, उसने एक पोस्ट शेयर की फेसबुक पे। सो उस टाइम फेसबुक नया नया ही था, 2013 की बात है, 14-15 की बात है। तो उसने वो शायद किसी कॉन्फ्रेंस का एम्बेसडर था, तो उसने पोस्ट शेयर की जो यूजुअली करते हैं किसी भी, अगर आप एमयूएन के एम्बेसडर बनते हो ना तो योर टास्क इज टू गैदर द पर्टिकुलर ऑडियंस। तो उसने वही सीन किया। उसने जब पोस्ट शेयर की ना तो मैंने देखा, मैंने आई वाज बिट क्यूरियस कि ये क्या चीज़ हो रही है। तो बट माय मेन गोल वाज नॉट अबाउट द डिबेट, इट वाज अबाउट द सोशल्स। सही है, क्योंकि वहाँ पे सोशल्स काफ़ी अपीलिंग था। अब्दुल्ला कुरैशी का एक कंसर्ट था, इसके अलावा साबरी ब्रदर्स का जो पीक पे चल रहे थे वो देखो। सही है। तो जब मैंने उस पर्टिकुलर चीज़ को देखा तो मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। तो मैंने ओवरऑल कॉन्फिडेंस फीस के साथ साथ मैंने सोशल्स भी कर लिए। जब मैं यूएन कमेटी के अंदर जाके बैठा ना तो देयर वाज आई वाज जस्ट ब्लैंक। I have no particular knowledge about what actually is going on in the committee, और मेरी स्पेक हो रही थी फर्स्ट कमेटी। सही है। और वहाँ पे जो छोटे मोटे बच्चे आए हुए थे, कई जीएस इधर इधर एचएसएन यहाँ के बच्चे थे। सो दे आर स्पीकिंग बेटर देन मी। उससे पहले एक मेरा सीन था कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज का एक समर कोर्स भी कर चुका। सो आई वाज कंसीडरिंग माई सेल्फ कि यार मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। लेकिन मेरी मैट्रिक की इंग्लिश के अंदर, मैंने पूरी स्कूल के अंदर मेरे अच्छे काफ़ी बेहतरीन मार्क्स थे। एक्चुअली रिमेंबर वो पता नहीं आउट ऑफ 75 70s में थे। प्रीलिम्स के अंदर मैंने टॉप किया था पूरे स्कूल के अंदर, इंग्लिश के अंदर ही। बट व्हेन आई जस्ट गॉट टू सिट इन दैट पर्टिकुलर कमिटी तो आई गॉट टू रियलाइज़ कि मुझे काफ़ी दूर जाना है अभी, तो मैं स्टार्ट ही हुआ। तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट मैंने डिसाइड किया कि आई वुड लर्न दिस। सही है। उसके बाद उस टाइम पे तो मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना शुरू की। उसके बाद एक वाईडीए हुई थी, वो फ़ॉरेन से मर्ज हो गई थी। पहले इसी तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती, प्राइवेट कॉन्फ्रेंसेस हुई, तो वो बिजनेस को वो लोग ज़्यादा है ना कैप्चर कर रहे होते थे। तो उसके बाद जो है ना एक हुई कॉन्फ्रेंस, आई गेस नेशनल पंचायत की ऐसे हुई थी। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे थी मेरी पर्टिकुलर रिसर्च। लेकिन आफ्टर वो रिसर्च भी जो है ना इतने काम, मतलब इतना बोलने के बाद भी आई वाज एक्सपेक्टिंग मेरा अवार्ड आएगा, अवार्ड नहीं आया, इवन कुछ भी नहीं आया। सही है। सो एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि मुझे और ज़्यादा ग्रूम करने की ज़रूरत है। फिर आई जस्ट टोटली देयर वाज अ मोमेंट जब मैं थोड़ा अरसे के लिए मैंने ब्रेक लिया एमएन से। लेकिन फिर मैं जब दोबारा ज्वाइन किया ना, सो दैट वाज द हिस्ट्री बेस्ट डेडिकेशन। उसके बाद जो है ना फिर 2000 आई रिमेंबर कि मुझे जो है ना लुबना मिली थी जब मैं वाईएमए 1 कर रहा था। आर्ट्स काउंसिल के अंदर थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। और वो भी यही था कि काफ़ी टाइम के बाद मुझे ब्रेक थ्रू मिला था, और वो सैटरडे संडे था। वैसे एमयूएन कॉन्फ्रेंस यूजुअली 3 डेज़ की होती, तो मुझे बीच में टाइम भी मिल गया, मैं वीकेंड में फ्री था, तो मैं ऐसे ही चला गया। तो वहाँ पे मैंने एक पीएनए की थी, वो शायद मेरी ज़िंदगी की शायद दूसरी पीएनए थी या पहली पीएनए, दूसरी थी। पहली वाली इतनी भी खास नहीं थी, वो वाईडीए की थी, वो कॉन्फ्रेंस ही ख़त्म हो गई थी, वो प्राइवेट ही थी। यहाँ पे फिर जब मैंने ये वाली कॉन्फ्रेंस अटेंड की तो वहाँ पे मेरा अवार्ड था एचएम। एंड दैट पॉइंट लुबना नोज मी कि मैं जो है कराची यूनिवर्सिटी में, मुझे पता ही नहीं था सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जबकि मेरा एडमिशन 2020 का हुआ था। 2021 के अंदर जाके मुझे पता चला कि सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो शी ब्रिंग्स मी द वर्किंग बॉडी एमयूएन की। वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अगर जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एमयूएन का मतलब ही नहीं पता, जैसे बहुत हैं ऐसे, और अगर हम लोग जैसे कोई एकदम न्यू भी है, उसको हम किस तरीके से बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्ड में किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ एन एमयूएन, और वहाँ पे क्या होता है और उसकी क्या बेनिफिट्स हैं या क्या एडवांटेजेस हैं एज अ स्टूडेंट? अच्छा, एमयूएन को मैं जब एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ अपने क्या नाम है सेशंस के अंदर भी, दैट वुड बी कंसिडर कि यार सबसे पहली बात इसको तोड़ लो एमयूएन को, मॉडल यूनाइटेड नेशन को। यूनाइटेड नेशन समझ लो, यूनाइटेड नेशन की अक़वाम मुत्तहिदा क्या होती है? एक ऐसी पर्टिकुलर प्लेस
जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स आते हैं, वो अपनी कंट्रीज़ के स्टांस प्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग होती है। और उनका इजलास जो है जनरल असेंबली, जिसको हम लोग यूएनजीए कहते हैं, उन लोगों का इजलास जो है जनरल असेंबली के अंदर होता है। सही है। तो वो जो पर्टिकुलर इजलास होता है उसके लिए हर कंट्री से एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। इस वक्त आई गेस 196 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हैं जिन्होंने यूएन को साइन किया हुआ है, वो वहाँ पर हैं, जिनका वोट काउंट होता है। सही है। उसके अंदर से P5 हमारे पास होती है, पावरफुल नेशन है जिनके पास वीटो का राइट्स है, वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पहले आप यूनाइटेड नेशन समझ लो। यूनाइटेड नेशन क्या है कि एम्बेसडर्स आते हैं और कोई भी पर्टिकुलर मसला चल रहा होता है। लेट्स से अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। सही। अब मुझे अगर रशिया कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान को अगर अपनी बात करनी, वो कैसे करेगा? वो यहाँ पे बैठ के अपने मीडिया को, जियो न्यूज़ वगैरह को बुला के नहीं कर सकता। सही है। उसको एक इंटरनेशनल फोरम पे जाना पड़ेगा जहाँ पे उसको अपने बाकायदा ऐसे सॉल्यूशंस प्रेजेंट करने पड़ेंगे जो कि एप्लीकेबल है। इट वॉन्ट बी लाइक कि ऐसा कर लें, मिल के बैठ के बात करने से होती है। सही है। वो हम लोग देख रहे होते हैं आजकल की हमारी पॉलिटिक्स में क्या होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, सबको पता है। बट व्हाट एक्चुअली यू आर, व्हाट द वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग। सही है। व्हाट द सॉल्यूशन यू हैव टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो ये वाली चीज़ आपका इम्यून सिखाती है, जो हम लोग काफ़ी दफ़ा कहते हैं कि डिप्लोमेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेगोशिएशंस। नेगोशिएशन इज द मेन थिंग जो कि मैं कहता हूँ। कन्विंसिंग पावर। हाँ, ये खाली अनमोड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एमयूएन में मिलेगा, वो आपको पार्ली में भी नहीं मिल सकता। हाँ, सही है। अनमोड वो में जो आपको हाँ और कहीं नहीं मिल सकता। वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज, जो दूसरी कंट्रीज के एम्बेसडर्स हैं, उनके साथ बकायदा इंटरेक्ट कर रहे होते, बता रहे होते। एमयूएन इज जस्ट द सिमुलेशन ऑफ दैट दोस पर्टिकुलर सिनेरियोस। हाँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सही। पब्लिक स्पीकिंग शुरू से ही शौक था या इट वाज अ रैंडम थॉट के हाँ करनी नहीं, है शुरू क्या? से शौक था। सीन ये कि जब स्कूल के अंदर भी होते थे ना इस तरह के, आई वोंट गोना से कि पब्लिक स्पीकिंग का शौक था। आई वुड प्रेफर टू से कि इट वुड बी लाइक स्टैंड आउट होने का शौक था। सही है। तो जो भी कंपटीशन होता था ना उसमें घुस जाओ और उसके अंदर बस लेना, पोजीशन ले लो। वो जो शील्ड के एक मुनी का शाइनिंग स्टार बच्चा फ्रंट बेंच पे बैठता है, वैसा वाले शौकीन थे। तो फिर उर्दू के अंदर भी जब वो इकबाल डे आया तो उसके अंदर पोइट्री कॉम्पिटिशन, उसमें भी मैं घुस गया। इंग्लिश के अंदर डिबेट साइड, उसमें भी घुस गए। क्विज आया, उसमें भी घुस गए। सो आई डोंट वांट टू मिस एनी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी व्हिच इज गोइंग अराउंड माय सेल्फ। सही। तो वो वाला सीन था कि अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो चली गई तो चली गई। जस्ट लेकिन कंटिन्यूइंग दैट पर्टिकुलर लेगेसी और स्टिल यहाँ तक पहुँच। आज डायरेक्टर हैं एमयूएन सर्किट के। तुम्हें पीस एम्बेसडर का अवार्ड मिला है ग्लोबल पीस चेन में। ग्लोबल पीस चेन क्या होती है और किस तरीके से अवार्ड मिला पीस एम्बेसडर का? अच्छा, इसका सीन ये, ग्लोबल पीस चेन बेसिकली वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या नाम है, पूरी दुनिया के अंदर जो है ना पीस के लिए काम कर रही थी। वो डिफरेंट अपने सेशंस कंडक्ट करवाती है। सही है। और बाकायदा इनकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं टर्की के अंदर। मुझे जिसके अंदर मिला था तो उसके अंदर मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी थी टर्की जाने की, लेकिन वो कोविड था तो वो ऑनलाइन शिफ्ट हुआ था। सही है। वरना उनके जो होते हैं बाकायदा आपको फुल्ली फंडेड के ऊपर पर्टिकुलर प्लेस आपको विजिट करवाई जाती है। सही है। और आपको सारा खर्चा वो ऑर्गेनाइजेशन बेयर कर रही थी, सॉर्ट ऑफ एन एनजीओ। और पीस एम्बेसडर जो इनका एक इनिशिएटिव है वो ये है कि वो लोग जो कि यूथ एक्टिविस्ट हैं, जो कि यूथ के लिए काम कर रहे हैं किसी भी तरह से, उनको उनको एम्पावर किया जाए। मैं ऑलरेडी जो है ना सर्व कर रहा था यूथ ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान के अंदर। उससे पहले मैं ऑलरेडी सर्व कर रहा था जोहद के अंदर। सही है। तो यहाँ पे जो मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, इनके बाकायदा वो हुई थी, हंटिंग हुई थी, तो वहाँ पे मैंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन शो करवाई थी। उसकी बेसिस पे पाकिस्तान से आई गेस 2021 में खाली 3 लोगों को मिला था पूरे पाकिस्तान से, उनमें से दिस इज एक अ मैं वेरी था। बिग अचीवमेंट। यार, तो उसकी बेसिस के ऊपर डिसाइड होता है। एंड आई गेस के अभी भी शायद वो सिलसिला कंटिन्यू है। एंड मुझे नहीं पता, लेकिन 2021 के अंदर यही था कि मैं बाकायदा टर्की जाने का मेरा प्लान था। बट अल्टीमेटली कोविड आया हमारे पास और कोविड की वजह से पूरा ऑनलाइन शिफ्ट। फिर अभी आपने जोहद की बात की, तो जोहद क्या है? मतलब इट इज अ फर्म जिसमें तुम काम करते थे। जोहद जो है एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सही है। और उसका काम ये है कि लोगों को उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना जो कि सोसाइटी के अंदर लैकिंग है। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने 2 वेबिनार्स कंडक्ट किए व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ जोहद। अभी भी उन लोगों ने कुछ फिजिकल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की जो कि वहाँ पे आई गेस जाम शुरू, क्योंकि वहाँ के जो मेजर जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे मेहरान यूनिवर्सिटी के हैं। अक्सर वो बेचता है जोहद के अंदर जो लोग हैं। मुझे बाद में उन लोगों ने खाली एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर प्रमोट किया था, मीडिया एंड स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट के अंदर। मैं वो सारी चीज़ें रिकवर कर रहा था। सही है। लेकिन उससे पहले मैं एम्बेसडर ही था। तो वहाँ पे ये था, हमने जो 2 वेबिनार्स कंडक्ट किए ना, पहला वेबिनार हमारा आई गेस एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के ऊपर था। सही है। और सेकंड जो था वो हमारा यही था कि वर्चुअल रियलिटी के जो वीआर का जो हेडसेट जो है उसके ज़रिए से हम कैसे जो है ना वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को कैसे लिंक कर सकते हैं, डिफरेंस क्या है, किस तरह से वो चीज़ें काम करती हैं, लोगों को नहीं पता। और ये आई वुड से कि ये एक ऐसी $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी है
इसके अंदर पाकिस्तान की यूथ लैग कर दी, पाकिस्तान की मतलब इन्हीं चीज़ों में लगाया हुआ है ना। तो तो अभी करंटली ये है कि उन लोगों ने उसके बाद भी चीज़ें करवाई हैं, ये वाला सीन है तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मैं यूथ ऑफ पाकिस्तान हूँ, मुझे नहीं पता कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, मतलब उसको एक्सप्लेन करो कि एज अ बहुत सारे ऐसे बच्चों को जिनको नहीं पता, जैसे अब तुम बोल रहे हो कि इसको लिंक करेंगे, यूथ को जब पता ही नहीं है तो फिर वो किस तरीके से एक्सप्लेन करो सर। दैट्स वेयर द ज़ोहर कम्स ना। वो आपको खाली अवेयरनेस प्रोवाइड कर देती है कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, सही है, किस तरह से वेब3 का दौर आ रहा है, किस तरह से वीआर हेडसेट को यूज़ करके आप एक लोकेशन से, मिसाल के तौर पर अब वो दौर आने वाला है कि आज हम यहाँ पे बैठे हैं, सही है, आफ्टर 2 to 3 ईयर्स, आई वुड से कि ये आ चुका है यूएस के अंदर, बाकायदा डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या दौर आ गया कि हम लोगों को अपनी जगह छोड़नी नहीं पड़ती, हम वर्चुअली वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे जस्ट विद द हेल्प ऑफ द वीआर। रिसेंटली वो जो आईफोन ने अपना आई बॉक्स आई गेस निकाला था, इस तरह उन्होंने अपनी डिवाइस निकाली है, वो काफ़ी कॉस्टली है, उसके ऊपर कंपनी को काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन वो यही है कि उसके थ्रू जो है ना आप क्या नाम है, बाकायदा उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर जा सकते हो जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट करता वर्चुअली, फिजिकली वो नहीं है। मिसाल के तौर पर इफ़ यू आर इन सिंगापुर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी वांट टू कंडक्ट द इंटरव्यू इन द यूएस, सही, तो वी कैन डू। वहाँ पे हम पर्टिकुलर स्पेस लेंगे, जो कि स्पेस जो है ना डिसेंट्रल माना, ये मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है, तो फिर थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो मसले हो जाएंगे, लेकिन ये है कि वहाँ पे आप स्पेस लेते हो, वहाँ पे आप लोग कर सकते हो। मीटिंग्स भी बाकायदा ऐसे ही होती है, यानी कि जैसा हम लोग जूम पे कर देते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है, हम बाकायदा एक स्क्रीन है हमारे पास, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द वीआर सेट, विद द हेल्प ऑफ द वर्चुअल रियलिटी, हम खाली उसको लगा के हम बाकायदा फिजिकली वहाँ पे जा सकते हैं, हमें वो चीज़ें फील कर सकते हैं। ये वाले अभी तुम बोल रहे थे वेब3 क्या है, व्हाट इज वेब3? वेब3 इज़ अ $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, सही है। वेब3 के अंदर जो है, वेब3 को मैं अगर इस तरह से बताऊं कि वो सारा कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चली गई है। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का फ़र्क समझते हैं। वेब 2 जो है ना हमारे पास, वेब 2 से पहले हमारे पास वेब 1 का जो दौर था, वो ये था कि हम खाली उसके अंदर रीड कर सकते थे। मिसाल के तौर पर मेरे पास ईमेल आती थी, मैं रीड करता था, सही है। मेरे पास किसी ने कोई आर्टिकल लिख दिया, मैं उसको रीड कर सकता था, सही है। वेब 1 है ये। वेब 2 का जब दौर आया, वहाँ पे मैं रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ, सही है। और रीड राइट के साथ में ये हुआ कि उसके बाद हम लोग कंट्रीब्यूशन की तरफ चले गए, वहाँ के सारे फेसबुक आ गया, फेसबुक के साथ हमारे पास क्या नाम है, ब्लॉगर्स आ गए। ब्लॉगर्स क्या करते थे, अपने आर्टिकल बाकायदा राइट करते थे, लोगों तक पहुँचाते थे। फेसबुक की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज आ गई, बाकी जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एक पूरी मार्केट जनरेट हो गई ना, कंटेंट क्रिएटर्स अपना कंटेंट क्रिएट करके क्या नाम है लोगों तक पहुँचा सकते हैं, सही। तो ये पूरा वेब 2 का एरा है। अब जो दौर आ रहा है वो वेब 3 का आ रहा है। वहाँ पे इवन यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन द एनी सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी, जिस तरह फेसबुक है, यूट्यूब है। इस वक्त अगर मैं अपना कोई कंटेंट यूट्यूब पे डालता हूँ, तो तुम खुद बताओ कि अगर वो यूट्यूब उड़ा दे तो मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं, कुछ भी नहीं कर नहीं कर सकते। सकते ना, वो अपने हिसाब से ब्रीचिंग भी दे देते हैं, वो अपने हाँ, हिसाब से सारी चीज़ें उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना पड़ता उनको है। फॉलो करना पड़ता है, उनके हिसाब से मुझे चलना पड़ता है, मैं अपनी हाँ। मर्जी का। यही वजह है कि डॉक्टर स्टार अहमद का जो पूरा यूट्यूब चैनल था वो उड़ा दिया गया। हमने नोटिस किया था कि रिसेंटली जब वो इसराइल पैलेस्टाइन का जो इशू था लास्ट ईयर, उसके अंदर इसराइल का एक बाकायदा पेज बना था फेसबुक के ऊपर, जिसमें सबके अल्टीमेट लाइक चले गए थे। फिर लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू किया था, जिसके अंदर पाकिस्तान यानी पैलेस्टाइन में वो फ्रीडम डे मनाया गया था ना, ये वाली सारी चीज़ें हुई थी। तो ये है कि वेब 3 आपको इन तमाम जो बंदिशें हैं ना, जो आप बाउंड हो रहे हैं कुछ चीज़ों के अंदर, उनसे आपको आज़ादी देता है। आप डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जाएंगे जी, वहाँ पे अगर मैं कोई कंटेंट डाल रहा हूँ, मैं अपनी कोई वीडियो डालूंगा, सही है। अगर लेट्स से अगर डॉक्टर स्टार अहमद की कोई पर्टिकुलर वीडियो अपलोड हो रही है डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर, वो ब्लॉकचेन पे जाके स्टोर होगी, सही है। उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता सिवाय उनके, जिसका एक्सेस करना वो कर ले, सही है। वो उसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं। ये पूरी वेब 3, और ये खाली एक फील्ड है ब्लॉकचेन। इसके अलावा हमारे पास NFT है, वो पूरी एक अलग मार्केट है NFT, लास्ट ईयर उसका बूम था, सही है। इसके अलावा हमारे पास जो है बाकायदा मेटावर्स का केस आ रहा है, डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, सही है। डैप्स यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऐप्स, यानी कि वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो कि डिसेंट्रलाइज के ऊपर, उस पर हम अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं और उसके थ्रू हम लोग सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग टाइप। क्रिप्टो करेंसीज, उन्होंने सारे बैंक जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे क्रिप्टो करेंसीज के आने से, बैंकलेस टेक्नोलॉजी। ये वाला सारा वेब 3 का दौर है, जो कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। मैंने अभी रिसेंटली भी बात की थी अपने उसके अंदर, क्या नाम, जब मेरा मेट्रो 1 पे इंटरव्यू था, उसके अंदर मैंने यही वाली चीज़ को हाईलाइट किया था कि लोग इसीलिए मुल्क छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ की अवेयरनेस नहीं है। वो अभी तुम्हें नहीं पता होगा कि वेब 3 के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, मतलब वहाँ पे बहुत सारी जो हमें वेब 2 बाउंड कर रही है, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे वेब 3 हमें वो सारी फ्रीडम्स दे रही है। जैसे अभी वेब 3 की बात हो गई, 4IR, व्हाट इज इट?
मतलब 4IR क्या चीज़ है, Web3 से रिलेटेड है या इट इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट? अच्छा, 4IR इज बेसिकली फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसके अंदर हम लोग ओटी की बात कर रहे हैं। अब ओटी क्या होता है? एक होता है आईटी, हाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक होता है ओटी, ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी। उसके अंदर वो सारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि ऑन फील्ड चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जैसे आईटी के अंदर क्या है, मैं खाली सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ओटी की बात करते हैं तो वहाँ पे मेरा होना ज़रूरी है। सही, उस फील्ड के ऊपर मैं होऊंगा और वो सारी चीज़ें जो है ना, मैं रोबोटिक्स के थ्रू, एक आरपीए की रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये एक बाकायदा फील्ड बूस्ट कर रही है। सही है। तो 4IR के अंदर जो ओटी की जो फील्ड है ना, इस पर बहुत काम है। रिसेंटली जो नियॉन का प्रोजेक्ट है सऊदी अरेबिया का, जिसके अंदर वो लोग एक ऐसी पर्टिकुलर वो सिटी बना रहे हैं जो एक बाकायदा एक द लाइन उनके अंदर 3 प्रोजेक्ट्स उनके जो चल रहे हैं, और उनका 2030 विजन ऑफ सऊदी अरेबिया के ऐसे का जो चल रहा है, उसके अंदर यही सीन है कि वो लोग 4IR को इम्प्लीमेंट करें ओटी के अंदर। वो लोग ऐसी सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बेस हो, जो एक जहाँ पे जो है ना कोई भी पॉल्यूशन ना हो, वहाँ पे जो गाड़ियाँ होंगी वो इलेक्ट्रिक होंगी, वहाँ पे जो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होगी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर बेस करना चाह रहे हैं। सही। तो ये वाली चीज़ें जिसके ऊपर दुनिया आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, अगर इफ सऊदीया बना लेता है इस चीज़ को, सही, तो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, काफ़ी ज़्यादा उससे। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, लेकिन अगर हमारी यूथ उसके अंदर भी 20 साल बाद आए, हाँ तो तो हम यही लोग है वो ना सारी कि अपॉर्चुनिटीज यही मिस कर बात है देंगे। कि अवेयरनेस होनी यही चाहिए ना वजह है कि कि लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, यही वजह है कि मुल्क छोड़ के लोग जा रही है, लेकिन हमें अवेयरनेस भी तो क्रिएट करनी है ना कि हमें किस तरीके से यूथ को एक प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पर उनको पता चले कि ये सारी चीज़ें यही सारी होनी चीज़ें चाहिए। जो है, जोहद हो गई, यूथ ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान हो गई, इसके अलावा ये हमारे पास इकोनॉक्से हो गई, ये सारी जितनी भी है ना NGOs NPOs, इनकी कोशिश यही है कि कैसे भी करके यूथ तक उन चीज़ों की रसाई दी जाए जो उनको नहीं पता। ये तो आप और मैं यहाँ कराची में बैठ के बात करें, लेकिन वी डोंट नो कि क्या अंदरूनी सिंध में चल रहा है, वी डोंट नो कि अंदरूनी पंजाब के अंदर रहीम यार खान में बच्चा बैठ के क्या सोच रहा है। उसके पास तो रिसोर्सेज नहीं, उसके पास तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो तो अभी भी 2G पे अटका हुआ है। 3G 4G तो बहुत दूर की बात है, उसके पास 2G 3G नहीं है। तो वहाँ पे इन चीज़ों, ये चीज़ें जो है ना, ज़रूरत पड़ती है। अभी जो है रिसेंटली चैट जीटीपी आया है, एआई का दौर है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जा रही हैं, जॉब्स लूज कर रहे हैं लोग। क्या सीन है इसका, मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, फ्यूचर क्या है? अच्छा, जहाँ तक बात है चैट जीपीटी का, तो चैट जीपीटी खाली एआई का पार्ट नहीं है, एआई के अंदर काफ़ी और डोमेन्स भी आते हैं। सही, चैट जीपीटी ने जस्ट बूम लिया था, लेकिन वी हैव थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट टूल्स जो कि हम एआई के ही हैं, जिनको यूटिलाइज करके हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अभी एक और आया था जिसके थ्रू हम लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, Tommy.ai। सही है। इसके अलावा हमारे पास जो है पिक्चर्स क्रिएशन के लिए काफ़ी टूल्स आ गए हैं, हमारे पास remove.bg आ गया, remove.ai आ गया, इस तरह के काफ़ी टूल्स आ गए। सही। तो एआई इज नॉट जस्ट अ नेम ऑफ द चैट जीपीटी, इट इज जस्ट बेसिकली बीइंग द मिसकंसेप्शन इन द सोसाइटी। सेकेंडली के जॉब्स जा रही हैं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, ये भी एक डिलेमा बना हुआ है कि एआई की वजह से, एआई के आने की वजह से जॉब्स जाती रहेंगी, क्योंकि जॉब्स जो है ना, यू विल जस्ट स्टिल बी लैकिंग विद द टाइम इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योरसेल्फ विद द टाइम। सो यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो ना, तो यू विल बी लुकिंग इनटू दिस कि तुम्हें पता चलेगा कि एआई के आने की वजह से कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। एक अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि एक किसी कंपनी ने जॉब पोस्ट की हुई थी अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। And what does that mean? कि if you know how to give the right prompt to the chat GPT to get the better result, so that would be considered a prompt engineering। यानी कि एक ऐसे prompt लिखना जिसको आप chat GPT के अंदर input करो और chat GPT से output लो, उसकी एक बकायदा जॉब बन चुकी है। तो उससे पहले तो नहीं तो था। जैसे जैसे जॉब्स खत्म होनी, वैसे जैसे एआई जॉब्स और मोर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी कर रहा है। इट वाज अ वेरी नाइस कन्वर्सेशन। कोई भी एंडिंग रिमार्क्स जो तुम्हें देने हो पूरी कन्वर्सेशन से? एंडिंग रिमार्क्स बस यही है कि द वर्क दैट यू गाइस आर डूइंग आर लिटरली बीइंग अप्रिशिएबल। सही है, इस तरह के इनिशिएटिव की नीड है। सही है, इसी तरह से जोहद हो गया, इकोनॉक्से हो गया, और यूथ ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान हो गया, दीज आर द अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा टन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, खाली हमें अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। सही है, इंटरनली भी, फाइनेंशियली भी, सोशली भी, प्रोफेशनली भी, हर एतबार से अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ताकि वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी जो हम मिस आउट कर देते हैं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, लैक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की वजह से, लैक ऑफ नेगोशिएशन पावर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की वजह से, वो सब टैकल हो सकें। यही वजह है कि आप अपने अपने क्या नाम है, अपने एनवायरनमेंट के अंदर स्टैंड आउट कर सकते हो, चाहे आप जहाँ पे भी जाके बैठो। सो दैट्स द ओनली रिमार्क्स, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। थैंक यू सो मच। हमें थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू अस।
ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू. इफ यू लाइक दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड.